अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 98 स्टार्ट हो गया जी, कैप 5 का। और ये 96 के पार्ट बी में आपको सवाल दिया गया था और अब माशाल्लाह से सारे बच्चे ये वाला सवाल कर चुके हैं। ऐसा ही है। इस सवाल में कोई मसला है रेकन्सिलिएशन से पहले तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है तो पूछ लें। सारी वर्किंग वही है। मैंने कॉपी किया लास्ट टाइम से ऐसे करके, मैंने ये भी यहाँ पर पेस्ट ऐसे किया जैसे वो एम सर्कल भी लास्ट टाइम वाला ही हो। कोई मसला है तो मुझे बताएं। लेक्चर आपके सामने खुला हो, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रेकन्सिलिएशन की अगर बात करें हम तो रेकन्सिलिएशन नहीं, बल्कि मैं पूरा नोट ही बना देता हूँ। नोट वैसे बना था लेकिन फिर बना दो। MLL रिक्वायरमेंट ए थी ना, ये इनकम स्टेटमेंट बनानी है। रिक्वायरमेंट बी है नोट ऑन टैक्सेशन बनाओ। तो मैं ज़रा पूरी बात ही कर देता हूँ, ठीक है। MLL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19, ऐसा ही है। अच्छा, नोट का नंबर क्या था जी? 7। नोट नंबर 7। नोट का नाम क्या रखे होते थे हम जब IAS 12 पढ़ रहे थे? टैक्सेशन। बिल्कुल टैक्सेशन ही है। इसी में ही तो टैक्स, करंट टैक्स, टैक्स एक्सपेंस आएगा जो फेस पे चला जाएगा और रेकन्सिलिएशन यहीं पे रहेगी, ठीक है। तो 7.1 टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में हमारे पास दो चीज़ें आती थी, करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, CTE और DTE। अब CTE तो बड़े सुकून से ये आपने निकाला था। सुकून तो खैर इतना नहीं था लेकिन बहरहाल गुजारा हो गया था। 106.68। इसकी एंट्री क्या सीखी हुई है हमने, ज़रा जल्दी से बोल दें। CTE डेबिट 106.68 से रुपीज़ इन मिलियन सवाल चल रहे हैं, तो 106.68 से CTE डेबिट और CTP क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद बारी आई थी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के अंदर हम चलते चलते जब PPE पे पहुंचे थे तो PPE ने हमें बड़ा मायूस किया था और फिर हम आए थे इनकम स्टेटमेंट अप्रोच की तरफ, ताकि हम एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को एडजस्टेड टैक्सेबल प्रॉफिट से कंपेयर कर लें। और चूंकि फॉर द ईयर फिगर्स हैं तो इससे डिफरेंस पे जब रेट लगना था तो वो फॉर द ईयर एक्सपेंस ही निकल आया करता था। अब इसमें हमने ये सीखा था कि आपने एडजस्ट करना है PBT को परमानेंट डिफरेंसेस से। तो परमानेंट डिफरेंस आपने 3 तरह के पढ़े हुए हैं बेटा। परमानेंट डिफरेंस बेसिकली 3 तरह के थे। एक है एग्जैम्प्ट इनकम, कि 1% भी टैक्स वाले इस पर टैक्स नहीं लेंगे। फिर दूसरा है डिडक्शन नॉट अलाउड, 1% के ऊपर भी इसकी सेविंग नहीं मिलेगी। और फिर होता था सेपरेट रेट इनकम, जिसके अंदर क्या होता था कि टैक्स वाले कुछ एग्जाम्पशन दे देते थे। अब कुछ एग्जाम्पशन का मतलब ये वो भी तो एग्जाम्प्ट पोर्शन ही बन गया। तो ये आपका रेकनसाइलिंग आइटम हुआ करता था। रेकन्सिलिएशन के अंदर एंड पे मैंने समरी भी बनाई थी रेकन्सिलिएशन में क्या क्या आता है। तो रेकन्सिलिएशन के अंदर ये तीनों चीज़ें आया करती थी। एग्जैम्प्ट इनकम पूरी परसेंटेज लगाते थे आप, डिडक्शन नॉट अलाउड पूरी परसेंटेज लगाते थे आप, जबकि सेपरेट रेट डिफरेंट रेट इनकम के लिए आप क्या करते थे, आप यूँ कहते थे जी लगना चाहिए था लेट से 10% और लग गया है 30, तो 20 ज़्यादा लग गया है उसको ख़त्म कर दो, ये कहते थे रेकन्सिलिएशन। याद आ रहा है ना? तो ये आपका परमानेंट, उसमें क्या होता था, जो 20 ज़्यादा लग गया था असल में वो एग्जैम्प्ट पोर्शन होता था, वो टैक्स नहीं लेना टैक्स वालों ने। अब जब हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच पे आए तो आज आके हमने फॉर्मूला पूरा किया। जब मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट अप्रोच किताब से पढ़ाई थी ना, तो वहां पे मैंने इस तरह करके इसको भी स्टार लगाया था। अगर IAS 12 देखें तो वहां पे आपको मिलेगा, जाके देखते हैं। ये IAS 12 गुजरे थे हम जहां से, ये वही IAS 12 है जी। जाओगे भाई स्टार्ट में, आ गया। किधर गया? ये करके निकल ही गया आगे। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कहाँ गई? अरे कहाँ गई? ये 2 अप्रोचेज हैं, ठीक है, बैलेंस शीट अप्रोच और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच, ये इनकम स्टेटमेंट, इधर देखो, ये देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड कर दें डिडक्शन नॉट अलाउड, जैसे ऐड होती है, लेस कर दें एग्जैम्प्ट इनकम और लेस कर दें सेपरेट रेट इनकम। ये क्यों लेस की?
डिडक्शन नॉट अलाउड क्यों ऐड किया? क्योंकि इस पर 1% टैक्स नहीं लगना चाहिए, मतलब 1% टैक्स सेविंग नहीं मिलनी चाहिए। एग्जैम्प्ट इनकम क्यों हमने लेस कर दी? क्योंकि इसके ऊपर प्रॉफिट में पड़ी फिगर है, इसके ऊपर 1% भी टैक्स लगना नहीं चाहिए। ऐसे ही इसको क्यों माइनस किया? क्योंकि अगर ये पड़ा रह गया, ये फिगर पड़ी रह गई प्रॉफिट्स में, तो इस पर पूरे 30 या 35% जो जनरल रेट है वो लग जाएगा, ये नहीं हमने लगने देना, ठीक है। लेकिन अब मसला ये था कि ये डिडक्शन नॉट अलाउड जब निकल गई तो इस पर कुछ भी नहीं ऐड होना होता था। ये एग्जाम्प्ट ऐड मतलब निकल गया तो इसमें से तो उसका असर निकल गया, इस पर कुछ भी हमने फिर बाद में टैक्स नहीं लगाना होता था। लेकिन इसमें मुसीबत एक क्या थी कि आपने अलग तो कर लिया कि इस पर जनरल रेट ना लगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो लगना है। तो इस वजह से ये पहली बार ही आया है, इसके बाद शायद किसी फाइनल काउंट के सवाल में फिर आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं है, तो यही है, ठीक है। तो खैर पर्चे में नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं। खैर अब आपका 507 जो बना है इसमें आपकी डिडक्शन नॉट अलाउड ऐड बैक हो गई है, एग्जाम्प्ट इनकम लेस हो गई है, ठीक है, और सेपरेट रेट की सारी इनकम लेस हो गई है। अब ये जो 507 बचा है और टैक्सेबल प्रॉफिट है, इन दोनों का डिफरेंस जो है, ठीक है, 183, उस पर आपने रेट लगाया, ठीक है, और ये आपका डेफर्ड टैक्स आ गया। एक्सपेंस या रिवर्सल वो तो बात की बात, वो तो बाद में हम देखते होते हैं, ठीक है ना, बल्कि यहीं से चलो बाद में देखते हैं। अगली बात, सेपरेट रेट जो आपने निकाला था, सेपरेट इनकम पूरी की पूरी निकाल ली थी आपने, याद है, ठीक है। सेपरेट रेट इनकम ये 30 है और ये 10 क्यों है यार, क्या था? जरा जरा एडजस्टमेंट की तरफ वापस चले। हाँ ये मसला था, रिसीट वाला भी था ना, इसमें दो मसले थे। किधर गया यही है ना, ये अलग हुआ और फिर इस 20 को याद है ऐड करके काटते थे, ये वैसे ही किया था, और इसको फिर अलग से आके यहाँ पे हमने, तो इसका मतलब नेट करके देखें तो नेट में तो मसला किस पे है, ये 30 नेगेटिव और 20 पॉजिटिव, नेट करके तो मसला तो 10 में था ना, ठीक है। तो 10 के ऊपर कितने % रेट लगना चाहिए था, 10 के ऊपर कितने % रेट लगना चाहिए था? देखो भाई, डिविडेंड इनकम ये 20 है, ठीक, 30 है, जो कि इनकम थी, इसको हमने रिवर्स कर दिया, ओके हो गया। उसके बाद जो 20 था उसके ऊपर हम यहाँ पे लाके 15% टैक्स तो लगा चुके हैं, पर ये तो करंट टैक्स है ना, डेफर्ड टैक्स तो फ्यूचर का टैक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ कहीं लेजर ढूंढो, मुझे ढूंढ के दिखाओ कहाँ था लेजर, ये रिसीवेबल। डेफर्ड टैक्स में किसका असर आना है? डेफर्ड टैक्स में करंट टैक्स का असर आना है या रिसीवेबल जो कि फ्यूचर में रिसीव होगा उस पर टैक्स लगेगा उसका आना है? तो ये 10 का मसला था, और 10 के ऊपर एक मसला ये था कि ये 10 है, 30 नहीं लेना, 20 नहीं लेना, बल्कि 10 लेना है। और दूसरा मसला ये था कि इस साल में 15% रेट लगा था और पिछले साल और अगले साल से वो क्या कह रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर कहाँ गई, ये रिसीट बेसिस पर है, 19 में 15% है, लेकिन यकम जनवरी 20 से ये कितना हो जाना है, 20%। इसका मतलब 20% टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहां पर आकर उससे 20% लगाया और ये 2 आ गया। अब ये दोनों का टोटल बन गया, दोनों के टोटल को 60.56 को एक्सपेंस कहें या रिवर्सल कहें, उसके लिए मैंने आपको कहा था ये देख लिया करो, कमाया ज्यादा, टैक्स कम पे दिया, तो फ्यूचर में कमाएंगे कम, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो लायबल फील करें तो लायबिलिटी बुक करें, लायबिलिटी क्रेडिट, और दूसरा एक्सपेंस के अंदर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को बैलेंसिंग फिगर डेबिट कर दो, तो DTE डेबिट, DTL/A क्रेडिट। ये बन ही नहीं सकता था, हालांकि बीच में एसेट की डेफिशन एंट्री कराई थी, बड़ा लेजर लूजर बना के सारी तैयारी करके आ रहे थे हम, बेहतरीन अपने जनाब मोटरवे पे चढ़े हुए थे, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस ले रहे थे, यहाँ पे एंड पे आएगा उसका, यहाँ पे क्लोजिंग लिखेंगे, ओपनिंग अल्लाह करेगा कहीं से मिल जाएगा और बैलेंसिंग निकलेगा कहानी खत्म हो गई। कोई बात नहीं, खत्म होगी तो क्या हुआ, ठीक है। लेकिन अब इस एंट्री के असरात बहरहाल एसेट लेजर के अंदर यहाँ पे पढ़ने थे, P&L के अंदर तो आपको पता ही है, P&L के अंदर तो इसका असर वैसे भी नहीं आ रहा होता। खैर हम तो निकाल ही P&L के इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। तो अब 60.56 की एंट्री है DTE डेबिट, DTE डेबिट मतलब बढ़ा लो कितने से, 60 पॉइंट कितना था, 56। अब ये टोटल एक्सपेंस की फिगर है जिसको आपने P&L के फेस पर लेकर जाना है, ठीक है जी। कितना बना टोटल, 167.24 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि यहां पे लिखा हुआ 24, मुझे तो नहीं पता टोटल क्या होना, यही होना है, जाहिर सी बात है, ठीक है। लो जी, ये आ गया आपका टैक्स।
अब यहां से आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये उठाकर आपने इधर लिखा, ये पैट आया, ओसीआई लिखा, टीसीआई, कहानी खत्म। ये आपकी रिक्वायरमेंट ए कंप्लीट। लेकिन रिक्वायरमेंट बी में उसने क्या कहा था, नोट बनाना है। तो नोट ही तो बन रहा है, नोट में भी टैक्स एक्सपेंस आया है, अभी रेकंसिलिएशन रहती है। रेकंसिलिएशन अब सवाल में लिखा हो ना, इस तरह से वो बनाओ नोट, तो पूरा लिखा करो। रेकंसिलिएशन ऑफ पूरा लिखना है, मैंने पीबीटी लिखा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस, ये पूरा लिखना होता है आपने, ठीक है। तो रेकंसिलिएशन ऑफ पीबीटी विद टैक्स, तो ये आप पूरा लिख लेंगे। मेरे पास जगह तंग है, मेरा दिल है कि बराबर बराबर है, तस्वीर भी खींचनी है ना फिर। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी हमारा, अकाउंटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो ये देखो 587। तो बस मसला सिर्फ ये हुआ, IAS 12 का सवाल तो बहुत आसान लगा आपको, सिवाय इस गंदी बात के। ये ठीक हो गया, ये तो हादसा हो गया, वरना IAS 12 में तो कोई खास बात ही निकली थी, करंट टैक्स निकालता यूं 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 करते गए। मसला क्या था, IAS 12 में जो चीज गिवन हुआ करती थी वो भी आपको निकालनी पड़ी, फाइनल अकाउंट्स मिक्स हो गया, बस इतना ही हुआ, ठीक है। चले, तो ये बहुत दफा बनाएंगे हम अभी, ये तो भी बहुत दफा बनाएंगे अभी हम 2-3 साल मैंने क्लास में कराने हैं हैवी, तो प्रैक्टिस हो रही है, तो करें मिक्स, कोई मसला नहीं। बस आपने तरीका वारदात देख लिया क्या है, आपने पहले अपनी अकाउंटिंग करनी है, टैक्स को छुपा लेना है। अच्छा, आप ब्लैक से ना छुपाना, ठीक है, आपको लेक्चर में ब्लैक से छुपाया हुआ, ठीक है ना, आपने छुपा लेना उसको, यानी इसको ब्रैकेट लगाना, ये अभी नहीं पढ़ना, पहले पीबीटी पे पहुंच जाए। पीबीटी पे पहुंच गए, अब टैक्स निकालने की बारी आई तो IAS 12 का सवाल शुरू हो गया, तो पीबीटी से आपने अब चीजों को उल्टाना शुरू कर देना कि जो हमने किया। ये नहीं कहना कि जी ये मिक्स नहीं करना, ये ना आप मिक्स करने लग जाए, मिक्स नहीं करना, अवल तो काबू नहीं होना, साथ साथ भी नहीं देखना, इसीलिए मैंने आपको मना किया होगा, साथ साथ भी नहीं देखना, अलग अलग करके चले, ठीक है। अच्छा, तो पीबीटी, इसके ऊपर सीट बेल्ट लगा लें। टैक्स रेट जनरल वाला लेते हैं, टैक्स रेट जो करंट टैक्स में जनरल वाला कितना है, कितना 32%, और जब ये आपने लगाया तो टैक्स कितना आ गया 187.3484। चलो, अब मसला आ गया जी, मसला ये आ गया कि आप इनको रेकंसाइल नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आप करंट टैक्स की वर्किंग में आए, परमानेंट डिफरेंसेस ढूंढे। वैसे तो लाल रंग से लिखा होता है ना बोर्ड के ऊपर, तो नजर आ रहा होता है ऐसे, ये एक परमानेंट डिफरेंस है। और कोई परमानेंट डिफरेंस है जी यहाँ पर? अब परमानेंट डिफरेंस जरूर है, दोनों तरफ है, ठीक है। इस एक्सपेंस की फिगर तक आते आते याद आ रहा है जब रिसीवेबल, एक सवाल कराया था स्पेशल कि अगर एक इनकम 2 टुकड़ों में हो जाए, करंट में भी आ रही है, डेफर्ड में भी आ रही है, दोनों का असर आपकी रेकंसिलिएशन में जाना है। अगर तो रेट सेम होता तो इतना मसला ना होता, रेट डिफरेंट है तो दोनों का अलग अलग इंपैक्ट। जैसे सबसे पहले तो आसान वाला काम कर लेना, कैपिटल गेन क्या हो रहा है, इधर लेस, वहां पे भी जाके क्या कर देंगे, लेस। लेस कैपिटल गेन या एग्जैम्प्ट इनकम, जो भी कर दें। अब कैपिटल गेन, अब क्या फिगर है जी, क्या फिगर है जी, कैपिटल गेन की क्या फिगर है जी, 50, और उस पर मुकम्मल रेट लगाएं। यार थोड़ी सी जगह भी बना दें उस्ताद मुझे जी, 50 इंटू पूरा रेट, क्योंकि ये एग्जैम्प्ट इनकम है। ये मतलब यूं भी सोचते चले 587 में 50 पड़ा है, और चूंकि पड़ा है 587 उठाया ना, तो उस पर पूरा 32% लग गया, जब पे इस पे 1% नहीं लगना चाहिए था। तो 32% कितना बना, 16, एग्जैक्ट 16। चलो माशा। अच्छा, उसके बाद जी 16.00, और बताओ, लेस करना है इसको, लेस कर दिया। उसके बाद जनाब इधर देखो, ये जो टैक्स एक्सपेंस ऊपर नजर आ रहा है जिससे आप रेकंसाइल करने जा रहे हो, वो टैक्स एक्सपेंस बना है 106 और 60 से मिलकर। अब 106 में क्या मसला है, सेपरेट रेट वाला, 106 में एक इनकम है जिस पर 15% रेट लगना चाहिए। 106 की फिगर निकालते हुए एक इनकम पर 15% रेट लगा है, जो कि 20 रुपए है, ठीक है। लेकिन चूंकि 106 के अंदर पूरा का पूरा 30 पड़ा हुआ है, जिसमें ये वाला 20 जो रिसीव हो गया है और जो 10 रिसीवेबल है, दोनों पड़े हैं ना। इनकम में तो पूरा 30 पड़ा है, ये लेजर देखो ना, ये पीएनएल में तो पूरा 30 पड़ा है, तो पीबीटी तक आते हुए ये पूरा 30 पड़ा है। इस पूरे 30 पे 32% लग गया, क्योंकि 587 में पड़ा हुआ है।
अब इसमें से 20 पे हमें अलग तकलीफ है, 10 पे अलग तकलीफ है। तो 20 पे क्या तकलीफ है? 20 पे तकलीफ ये है कि इस पे लगना तो चाहिए था 15%, लेकिन लग चुका है, तो यहां पे हमने लेस किया डिविडेंड। दोनों डिविडेंड ही लिखो बस, इनकम रिसीवेबल क्या बात, डिविडेंड कितना है जी 20 पर लगना चाहिए था ओनली 15%, लग गया है 32%, तो कितने परसेंट ज्यादा? ये मैंने लेस कैसे कर दिया, लेस कैसे कर दिया, लेस कैसे कर दिया? यहां जो लेस लिखा हुआ है, नहीं नहीं उसको छोड़ो, देखो लेस किया, भूल तो नहीं रहे बातें। IAS 12 तो सही याद है आपको, है ना? IFRS 16 भी सही याद है, बस सबसे पुराना है इस वजह से लग रहा है। इंशाल्लाह वैसे भी मैंने भी रिवीजन करानी है उसकी, IAS 38 की इतनी नहीं करानी जितनी IFRS 16 करानी है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा भूला भूला सा लग रहा है। ज़्यादा भूला भूला सा लग रहा है। IAS 38 भूल गया, कोई बात नहीं, सारा कुछ याद आएगा, रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। बेटा कितना आता है आंसर? 3.40 माइनस हो गया ये भी। और उसके बाद अगला भी देखो ना, इसी 30 के दो टुकड़े होते थे, 20 और 10, 20 इधर और 10 उधर, दोनों का ही लेस वाला ही इंपैक्ट है। आसान ही था वैसे, ऐसे ही आप बना ही ली होगी। कितने बच्चों ने घर पे बना ली थी रेकंसिलिएशन? गुड, शाबाश, चीते चीतियां हैं मेरे पास भी। 10। अब इधर देखो भाई, ये फिगर जो है ना, मैंने कहा ये फिगर जो है ये मिलकर बनी है 106 और 60 से, तो 106 के अंदर वैसे तो इसमें तो पूरा 30 पड़ा है ना, ठीक है, लेकिन जो जिससे रेकंसाइल कर रहे हैं उस फिगर के अंदर 106 में 20 पड़ा था, जिसपे 17% ज्यादा लग गया, और 60 के अंदर 10 पड़ा है जिस पर 20% लगना चाहिए था, पर 32 लग गया, तो इसमें 12% का असर है, 12% ज्यादा लगा है, तो लेस 10 इंटू 12%। ठीक है जी, आंसर बताएं। 1.20। और क्या आंसर आ रहा है? लगा मैच हो गया, 167.24। लेज, वेरी गुड जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप लोगों ने जो ये खुद बनाया रेकन्सिलिएशन को भी दिल जीता आपने, उस्ताद का दुआएं ली आपने, खुश किया, क्योंकि साथ विचों विच तसल्ली भी तो होंदी है ना, इन्हां चीज़ां देख के सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, ठीक है, लड़ाई कर लेंगे, कंड नहीं लवाणगे परचे च हैं, ये सारी बातें उस्ताद भी सोच रहा था, कंड न लवाना है। अच्छा ले जी, इसमें अब कोई मसला किसी किस्म का अभी भी है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काबू में अब आपके, ठीक है। कोई एक आधा और इसी तरह का अब मैं शरारत करूंगा, आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रॉफिट की ये इनकम स्टेटमेंट ये सिर्फ तब करनी है, IAS 12 में सारी जिंदगी में याद रखना, ये सिर्फ तब करनी है जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डेटा गिवन ना हो। अगर होता तो वही करते। असल में ना स्टैंडर्ड ने वही तरीका बताया हुआ है, ये तो जुगाड़ है। और ये देख लो पूरे IAS 12 में कहीं नहीं आया था, क्योंकि IAS 12 का स्टैंडर्ड है, उसने यही कहा हुआ है कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाला। तो कहाँ पे आके हमारी मजबूरी बनी, फाइनल अकाउंट्स के सवाल में। आप 2-3 दफ़ा देख चुके हैं, आपको ये कुछ ना कुछ इस तरह काम करना पड़ता है, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट का सवाल करा रहा होता है। ये वाहिद सवाल था जिसके अंदर खुला डुला ही खेला है। ऐसे ही एक और सवाल भी है जिसको देखते हैं, ज़रा मैं ढूंढ लूँ पहले, हैं जी, ढूंढ लेते हैं पहले ज़रा। देखो ना, मैंने देखो कल आपने क्लिफ्टन मिस किया है ना, अब वो देखो क्लिफ्टन पे नहीं जा सक रहे हम घूमने फिरने। आज मैंने डिस्क्लोजर भी कराना है, थोड़ा IAS 10 कराना है, ठीक है। अब कल क्लिफ्टन होगा फिर इंशाअल्लाह। वैसे ज़रा मैंने कहा ज़रा सवालों को ज़रा एक दफ़ा देख लें, कौन से सवाल आपने करने हैं, कौन से मैंने। ये पास पेपर 1 मैंने कराया है, 2 मैंने करवा देना है, लेकिन आपको पता नहीं लगना कि करवा देना है। मतलब इस 2 में भी डिस्क्लोजर्स हैं, और जो हम सवाल कर रहे हैं उनके अंदर डिस्क्लोजर्स ये कर रहे हैं। तो जब सारे डिस्क्लोजर्स हो जाएंगे तो ये सवाल आपके लिए फिर ऐसे ही हो जाएगा जैसे फिक्स वाला सवाल आपने खुद किया था। सवाल सारा करना है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे ये पूरा सवाल है। हाँ, लेकिन आपसे करवाना है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सब कुछ सीख लिया, अब आपके पास एक मौका है, आप उसको करें, ठीक है। यासिर इंडस्ट्रीज भी आप ही करेंगे। शाहीन, पता नहीं ये शाहीन है कि दूसरा शाहीन है, अखीर ही है गए, दोनों शाहीन बड़े अखीर हैं। ये दोनों मैंने करने, एक करते हैं और एक डिस्कस करते होते हैं। मूनलाइट करने वाला फिक्स हो गया, ये नहीं। हाई टेक, ज़रा इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े। ये क्लिफ्टन ये भी करना है।
मुझे वो चाहिए हादी, ये है मेरे ख्याल से ये है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम इन अकॉर्डेंस विद IFRS, बस कोई नोट शोट नहीं मांगे। कंप्यूट करंट एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, शुक्र करो उसने क्या लिखा है, लेकिन कंप्यूट तो फिर भी करा गया ना, सिर्फ एंड वाला काम जो भी किया है वो ही नहीं है, सिर्फ नोट नहीं है, वरना टैक्स एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट में डालना ही है। उसको निकालने के लिए करंट टैक्स भी चाहिए, डेफर्ड टैक्स भी चाहिए। करंट टैक्स के लिए करंट टैक्स की वर्किंग, डेफर्ड टैक्स के लिए डेफर्ड टैक्स की वर्किंग, या तो एज ऑन वाली वही होगी, वह एक दफ़ा हो गया जो हो गया, मेरे ख्याल में इसमें वही है। ठीक है, बहरहाल सवाल आपके सामने है। इसके अंदर अब पहले क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में आना शुरू करोगे, PBT पे आके ब्रेक लगाओगे। बस यूँ समझ लेना कि पर्चे में ये सवाल आ गया है। फिर कल डिस्कस करूंगा या परसों जब भी करूंगा, उसमें फिर इसकी एडजस्टमेंट जो आपको तंग करने वाली एक दो होंगी, अगर कोई होंगी तो वो देखेंगे। ठीक है, ट्रायल आपको गिवन है, CWIP है, PV, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, कैश, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, ऑर्डिनरी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट्स, एक्विडेशन, ट्रेड पेबल्स, 10% लॉन्ग टर्म लोन, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सेल्स। वाइल फाइनलाइजिंग ये मसले सामने आए हैं। नो डेप्शन हैज़ बीन चार्ज्ड, आप कर लेंगे। मशीन जो कि परचेज हुई थी, ट्रेडेड इन, वो जनाब नई मशीन से एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आ रही है, FAR 1 चल पड़ा। टैक्स अथॉरिटीज इनिशियल और नॉर्मल डेप्शन अलाउ करते हैं, यानी कि पहले साल ये कर देते हैं और फिर उसके बाद नॉर्मली ये करते रहते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस और टैक्स नो टैक्स डेप्शन अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। WDV ऑफ प्लांट गिवन है। HL मेंटेन करता है प्रोविजन भी आपने की हुई है कई बार। ठीक है, प्रोविजन का लेजर बनेगा, बैड एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया होना है PNL में, ये करना है पहले PBT तक आना है। तो पहले हर वो चीज़ जहाँ पे टैक्स लिखा हो आपने उसको छुपा देना। ठीक है, The long-term loan of 75 million was obtained on January 16. Finance the CWIP HL capitalizes finance cost on such loan in accordance with IAS 23 borrowing cost. भाई मसले ही कोई नहीं, 1 year वारंटी, सुबहान अल्लाह, ये तो शायद मिल ही जाए कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई एडजस्टमेंट मिलती जुलती, ट्राई कर सकते हैं आप इसको इंशाल्लाह। ठीक है, करेंगे ना? ओके, चले बड़े सवालों में से बहरहाल ये सवाल करने हैं हमने। ये मिंट लेमोनेड हुआ है, उसके बाद ये आगे सारे सवाल ही छोटे छोटे। शाहीन, एक ये शाहीन भी पड़ा है, ऊपर वाला शाहीन हम उड़ाएंगे, ये मतलब करेंगे, ये वाला उड़ाएंगे, यानी कि आप करेंगे और मैं डिस्कस करूंगा। इसके अंदर उसने डिस्क्लोजर्स नोट्स को रिक्वायर नहीं किया हुआ। फिर छोटे छोटे सवाल हैं। अब देखिए, शेयर कैपिटल का नोट आज बनाना सीखना है, आज इंशाल्लाह उस पर पहुंचेंगे। तो नोट भी बनवाया हुआ है डेटा देकर, गलती नहीं सही करवाई हुई। ठीक है, तो नोट बनवाया हुआ है, चलो अच्छी बात है। तो ये सवाल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको ऑल्टर वाला बनवाया और फिर आपने घर पे उसको किया था, इस तरह से छोटे छोटे सवाल। ये एक ट्रेंड चल रहा था ICAP का, काफ़ी अरसे से छोटे छोटे सवाल कर रहा था, बच्चों ने इसको ले लिया ईजी, तो फिर ये सवाल मैंने कहा ना ये आ गया था। क्योंकि देखो ना, पिछली अटेम्प्ट में पहले आते थे सवाल, ये पहले आया करते थे सवाल। इधर देखो, यहाँ तक बड़े सवाल चले थे। ये मार्च 20 में ये 20 नंबर का सवाल आया था, ये मिंट लेमोनेड। ठीक है, इसमें भी वो बड़ा उसने ऐसे कर लिया कि उसने टैक्स को मिक्स कर दिया अच्छे से करके, वरना लंबे सवाल आने रह गए थे। देखो ये 22 में ये आया, 22 में फिर 23 में आया और फिर 24 में आया। बच्चों ने कहा ले भाई इधर से छोटे सवाल ही आते हैं। ठीक है, तो बाकी फिर अपनी आदतों में वापस जा चुके हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये सवाल भी ऐसा है कि आप इंशाल्लाह करेंगे, आपसे डिस्कस करूँगा। फुल फ्लैज सवाल है, लेकिन कुछ गंदे सवाल हैं, क्लिफ्टन, शाहीन, ऐसे सवाल हैं जो तंग करते हैं, बड़े देर 2 घंटे मर के करेंगे, वो मैंने खुद क्लास में करवाने हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस है। लंबे सवालों को इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि ऐसा ही कभी कभी सरप्राइज़ मिलता है इनमें भी आकर। चलें जी, ऐसा कर लेते हैं जी, अब चलते हैं अपने डिस्क्लोजर्स पे ज़रा, क्योंकि डिस्क्लोजर्स आपने छेड़ लिए हुए हैं तो मेरा दिल है डिस्क्लोजर्स को कर लें। मुझे ज़रा चेक करवा दें जी आप लोगों की क्या कारगुजारी रही। ज़रा ओपन कर लें अपने रजिस्टर जिस पे आप लोगों ने लिख कर लाना था डिस्क्लोजर्स को। शाबाश शाबाश, मैं ज़रा तैयारी पकड़ लूँ। मैंने 3 जगहों पर ओपनिंग करनी है। एक मैंने सवाल ओपन करना है, यहाँ पे मैं चलूँगा एक। अच्छा जी, दूसरी फाइल हमने खोलनी होती है डिस्क्लोजर्स की। और तीसरी फाइल ये वाली भी खुलनी होती है। तीसरी फाइल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की खोल लिया। तरतीब ठीक जा रही है ना? इस तरह समझ सही आ रहा है ना? याद भी साथ साथ हो रहा है।
अब आप लोगों को याद करने में मसला नहीं है, क्लास में बैठे हुए सब ओके हो जाता है, सब ओके की रिपोर्ट होती है, लेकिन हफ्ते बाद जैसे IFRS 16 भूल गया है, वो तो चलो 4 महीने गुजर गए तो भूला ना, ये 4 दिन बाद भूल जाता है, ठीक है। तो इसी का हल बताया आपको, ये जो काम बताया, ठीक है। तो इस तरह से जनाब इनकम स्टेटमेंट वाले दिखाएं जरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक दो जरा ऑडिट बेसिस पे तुमने लिखे, गुड, ये होती है बात। सेल्स फॉलोइंग आइटम शैल बी डिस्क्लोज एज डिडक्शन, सेपरेट लाइन आइटम भी लिख देना आगे छोटा सा ब्रैकेट में, जगह है। ट्रेड डिस्काउंट से और रेम्यूनरेशन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन सेपरेटली शोइंग फीस एंड अदर सर्विसेज आउट ऑफ पॉकेट इन केस ऑफ जॉइंट, वेरी गुड। डोनेशन नेम ऑफ डोनी शैल डिस्क्लोज इफ डोनेशन टू सिंगल पार्टी एक्सीड 10% टोटल वन और डायरेक्टर स्पाउस इज, ठीक है, अगर याद रहे तो, थोड़ा सा शॉर्ट किया माशाल्लाह। सेपरेटली डिस्क्लोज CEO, ये सब चीज़ें, ठीक है जी। उसके बाद रॉयल्टीज नेम, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। बैलेंस शीट के क्यों नहीं लिखे, बैलेंस शीट के किसी ने लिखे हो, बैलेंस शीट के किसी ने लिखे हो, गुड। बैलेंस शीट के सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स 4 लिखी हैं, उसने 5 लिखी हुई थी। फिर PPE के अंदर आपने क्या करना है जी, प्रॉपर्टी और एसेट एक्वायर्ड विद फंड्स नॉट हेल्ड इन नेम ऑफ कंपनी, तो पूरा पूरा लिखा हुआ आपने लंबे लंबे, तो ये तो 10 सफ़ों में बन जाएंगे। नॉट इन पोजेशन और कंट्रोल, डिस्क्रिप्शन और वैल्यू, पर्सन टू होम नेम, लैंड बिल्डिंग डिस्टिंग्विश करो, फॉर सेल वैल्यू लिखो, इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन, डिविडेंड अगर डिस्पोजल है तो बुक वैल्यू, इफ एग्रीगेट बुक वैल्यू ऑफ ऑल डिस्पोजल 5 मिलियन ज़्यादा है तो फिर हर वो एसेट जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख ज़्यादा है इसके बारे में ये बता दो, ठीक है। लेकिन ये बहुत लेंथी है, अभी और शॉर्ट होना चाहिए, और शॉर्ट होना चाहिए। चलो 2 का आज, तुमने कल दूसरे भी लिख के दिखाने, तुम्हारे कल चेक होंगे दोनों। ऐसे ही हर रोज अगली अगली लाइन में जाने में बंदे सीट ना बदलें, मुझे शक्ल याद रहती है, ठीक है। अच्छा चले जी, अब मेरा भी सबक सुन लें फिर, ठीक है। सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उसने कहा था फेस के ऊपर नजर आना चाहिए क्या क्या, रिवैल्यूएशन हो तो बता दो, अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड बता दो, कैश एंड बैंक बता दो, और कोई लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं या लोन्स हैं, लोन्स एंड डिपॉजिट एडवांसेस, ठीक है। अच्छा अगली बात, फिक्स एसेट से रिलेटेड कौन कौन सी बातें थी। पहली बात, आपने कंपनी के फंड्स यूज करके कोई प्रॉपर्टी ली है, वो आपके नाम नहीं है या आपके कब्जे में नहीं है या दोनों नहीं है, तो ये फैक्ट बताओ और रीज़न बताओ और उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन बताओ और कोई वैल्यू बता दो, और क्या था, उस शख्स का नाम बताओ जिसके नाम पे वो है या कब्जे में। दूसरी बात, अगर फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी 2 तरह की हैं तो डिस्टिंग्विश करो। तीसरी बात, रीवैल्यूएशन के केस में फोर्स सेल वैल्यू बताओ। चौथी बात, अगर सारे डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू जो आपने दौरान साल की है 5 मिलियन से ऊपर है तो हर उस डिस्पोजल जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा उसके बारे में कुछ बातें बताओ। कॉस्ट, बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड, गेन लॉस, नेम ऑफ बायर, पर्टिकुलर्स और मोड, और रिलेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगली बात आई थी लॉन्ग टर्म लोन, ये फिक्स एसेट खत्म हो गए थे। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस अगर डायरेक्टर्स को हैं तो उसका रीज़न बताओ, रेकन्सिलिएशन बताओ, और अगर वो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है तो डिस्क्लोज करो। इंटरेस्ट फ्री है तो आर्म लेंथ नहीं होती तो लिख देते हैं बस। और अगर आपने रिलेटेड पार्टीज या एसोसिएट्स को लोन दिया है तो उसके बारे में रेकन्सिलिएशन नहीं है लेकिन दूसरी चीज़ें ज़्यादा हो गई, ठीक है। वो कौन कौन सी थी, नाम बताओ, टर्म्स बताओ, पर्पस बताओ, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग रही थी वो बताओ, कलेट्रल सिक्योरिटी कोई है तो वो बताओ, और कोई प्रोविजन या राइट ऑफ है तो वो बताओ। अब ये इस तरह से बेटा छोटा छोटा करके लिखना है, ठीक है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जीतने वाले के लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, कि उसके पूरी बात भी लिखी हो और थोड़ी सी जगह पे लिखी हुई हो। ऐसे तो लंबे लंबे सफ़ों पे तो हमने भी यहाँ पे लिखा हुआ है। चले कोई नहीं, और कुछ नहीं होना ना तो याद ज़रूर हो जाना ऐसे लिखते लिखते इंशाल्लाह। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो अब बनाना मैं दिखा के लाया था बनाना, अब बनाना में से ये सवाल एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो बनाना के अंदर जो बनाने वाला काम होगा वो इधर बनाना है आपने, तो फिर सारा सवाल क्या बनाना है आपने, फटाफट करना है। इस तरह से चल रहा है, जैसे कंसोलिडेशन में शुरू में हम देखते आए छोटे छोटे सवाल करते गए और फिर पास पेपर में देखते थे तो वो तो सवाल हुए पड़े होते थे। ले जी, सवाल आपके सामने है। इस नोट का बच्चा जो है वो आपने बनाया था BSZ में, याद करें बच्चा था उसका, इसमें ज़्यादा तफसील ज़्यादा है। ट्रेड एंड
ट्रेड डेट्स का नोट बनाया था जिसमें 57 और 3 था गालिबन, मुझे याद आ रही है फिगर्स। तो 57 के अंदर हमने कहा था इतने आधे कुछ थे, 60 का कोई ब्रेकअप था, तो उसमें से आधे जो थे वो सिक्योर्ड भी थे, गुड भी थे, बाकी 30 में से 27, हाँ 27, 3 निकल आया, 27 जो थे वो अनसिक्योर्ड थे लेकिन गुड थे और 3 डाउटफुल थे। फिर उनके बाद नीचे प्रोविजन लेस की, फिर उसके बाद प्रोविजन की मूवमेंट दी। यही डिस्क्लोजर है। बस उस सवाल के अंदर कोई रिश्तेदारों की बात नहीं हुई थी, यहाँ पर रिश्तेदारों की बात हो रही है। कैसे? कहता है बनाना इज अ लिस्टेड कंपनी, समराइज ट्रायल बैलेंस ये है जिसमें ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स गिवन है, 1470 और 80 की प्रोविजन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस सवाल के अंदर था। डेबिट क्रेडिट नहीं अलग अलग किया, एक्सट्रैक्ट है ना, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट है। जैसे आपके उस सवाल के अंदर 60 था और 3 था, बिल्कुल ऐसे ही। यानी ये 1470 का ब्रेकअप आएगा जिसमें आप ऐसे ही लिखेंगे सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, टोटल, फिर उसके बाद प्रोविजन लेस करके आपने शो करना है और प्रोविजन की ये फिगर मैच करेगी। अब बात तो वही लग रही है, लेकिन आगे क्या कहता है? कहता है ट्रेड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम बीएल एसोसिएट। ये उस सवाल में नहीं था। अब करंट एसेट्स, ये यहाँ पे पढ़ाऊंगा अभी। लॉ क्या कहता है करंट एसेट्स के बारे में? अगर वो फ्रॉम एसोसिएट ले, यानी कि जो अकाउंटिंग चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन रिश्तेदारों के साथ जो ट्रांजैक्शंस है ना उनके बारे में, उनके पीछे पड़ा हुआ है। आप और कर रहे हो, उनके पीछे पड़ा हुआ। डिटेल ऑफ डिस्पोजल के अंदर भी वही पूछना चाह रहा था, किसको बेचे जरा बताओ ना, क्या पॉलिसी थी कंपनी की, जरा बताओ। है तो ट्रेड डेट्स में पड़े हुए हैं भाई, डेटर्स में डेटर्स पड़े होना कोई गलत बात थोड़ी है। क्या कह रहा है? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ट्रेड एंड रिसीवेबल्स 1470 इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम बीएल एसोसिएट स्ट्रॉबेरी एंड बीएल सब्सिडरी पियर अमाउंटिंग टू 50 एंड 22 मिलियन रिस्पेक्टिवली। हाँ, क्या मसला है इसमें? रिसीवेबल में रिसीवेबल का पड़ा होना क्या मसला है? लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है अगर आपने अपने एसोसिएट्स के साथ ऐसी कोई ट्रांजैक्शन की है तो उनका नाम पता बताना पड़ेगा। इनमें नहीं छुपना चाहिए, बल्कि मुंह पे नजर आना चाहिए। सब्सिडरी और एसोसिएट, SLPL कितने कितने रिसीवेबल हैं। फिर अगली बात उसने कर दी कि प्रोविजन के 80 के अंदर भी हमें SL वाले पे शक है, हमें अपनी एसोसिएट वाले पे शक भी है थोड़ा सा। तो अब मैं बात बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे हमने की थी बात। 1470 को पकड़ के तोड़ेंगे। 1470 में से 50, 1470 का ब्रेकअप है, 50, 22, ठीक है। अच्छा, अब 50 और 22 हो गया तो बाकी फिर क्या होगा? बाकी फिर क्या होगा? अदर्स। बात समझ आ रही है? बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही फिर वो कहता है 50 स्ट्रॉबेरी से है और 22 PL से है ना। अब स्ट्रॉबेरी वाले के 10 पे आपको शक है, स्ट्रॉबेरी वाले के 10 के ऊपर आपको शक है, तो इसका मतलब 40 पे शक नहीं है। 22 सारे के सारे के ऊपर शक नहीं है। और जो अदर्स होंगे, अदर्स जो होंगे वो अदर्स में फिर 2 टुकड़े होंगे, ठीक है, जिनमें से बाकी अगर 10 शक वाले अपने हैं तो बाकी पराए कितने हैं? 70। ये इस तरह से चलेगा। अभी ये बनाता हूं, ठीक है। बस ये तोड़ फोड़ करनी है हमने। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, हम सबसे पहले 1470 को तोड़ते हैं, ठीक है, और उसके 3 हिस्से कर लेते हैं, SL, PL और अदर्स। सवाल बाद में करते हैं, पहले जरा मैं थोड़ी सी वर्किंग कर लूं। है जी, वो जैसे मैंने आपको बनाकर दिया था वर्किंग, छोटी सी ऐसी वर्किंग, रफ वर्किंग कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। ये डेटर्स का जो लेजर है, तो ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, डेटर्स लिख दूं? चलो, नहीं लिखता। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये क्लोजिंग 1470, इसका ब्रेकअप, इसको तोड़ना है। इसके बारे में वो कह रहा है, उस दिन तो उसने सिर्फ ये कहा था इसमें से 30% सिक्योर्ड है और बाकी क्या है? अनसिक्योर्ड। आज तो भाई रिश्तेदारों की बातें कर रहे हैं। तो क्यों कर रहा है ये अब आपको कंपनीज एक्ट पढ़ने में पता लगेगा कि रिश्तेदारों वाले रिसीवर्स के बारे में डिस्क्लोजर मांगता है वो, ठीक है। वो पढ़ेंगे बाद में, पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद तो बस जस्ट जाके आपने पढ़ना ही होता है। अच्छा, हाँ, ये यहाँ करके तो आया, ठीक है। तो तोड़ना फोड़ना शुरू कर दे। 1470 की तोड़ फोड़ शुरू करें जी। सबसे पहले कहता है 1470 में शामिल है SL है, SL पहले कौन है? SL और फिर है PL, ठीक है। SL जो कि हमारी एसोसिएट है, उससे कितने आने हैं? हाँ, 50 मिलियन। और उसके बाद जो
पीएल है हमारी एसोसिएट, वहां लिखते हुए कर देंगे, ये सब्सिडरी, सॉरी ये सब एसोसिएट है, ये सब्सिडरी है, वहां लिख देंगे, ठीक है, रिश्ता भी लिख देंगे। इससे कितने आने, 22। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदर्स जो होंगे वो तो बैलेंसिंग हो गया, उनसे कितने आने, ये 1470 माइनस 50 माइनस 22, तो बाकी फिर डेटर्स में डेटर्स ही होंगे, रिश्तेदारों से इतने हैं तो बाकी फिर दूसरी दुनिया से होंगे, रिश्तेदारों से ट्रांसफर सिर्फ होती है हमारी, कितना 198, ठीक है। अब अभी भी आपका नोट नहीं बना, नोट कैसे बनेगा, याद करो हमने यूं तोड़कर बताया था, सिक्योर्ड गुड, अनसिक्योर्ड गुड, और उसी में ही नीचे अनसिक्योर्ड डाउटफुल। इसका मतलब 50 में से 10 के बारे में कह रहा है डाउटफुल है, तो बाकी 40 गुड, 22 के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो सारा गुड, और इधर अगर टोटल प्रोविजन है 80 तो 10 अपनों से है तो फिर बाकी, ठीक है, गैरों से, तो ये यहां पर लिखा हुआ था। अगली बात, तो अभी मैंने पहला ब्रेक किया, पहला ब्रेक कर दिया जी हमने, और नहीं किया पहला ब्रेक, अदर्स को भी तोड़ना है। अब आगे चलते हैं जी, एक स्टेप आगे चलते हैं। अब बीएल वाला 50 जो है, अभी नोट नहीं बना ना, अभी तो एक स्टेप आगे आए, बीएल वाले 50 में से 10 ये क्या है जी, डाउटफुल, ठीक है। अब टोटल अगर डाउटफुल 80 है और 10 अपनों से है तो 70 फिर, ठीक है, तो डाउटफुल गुड, डाउटफुल गुड, डाउटफुल गुड करते जाए। ये इसमें से 10 क्या है, पहले गुड लिख लूं, ऐसे फर्क तो नहीं पड़ता, अपने लिखते हुए वहां पर ही ध्यान देना था, लेकिन चलो बल्कि डाउटफुल ही लिखो जैसे उसने बोला है। डाउटफुल कितना है जी, इसमें से डाउटफुल कितना है, 10 डाउटफुल है, बल्कि इससे भी बेहतर है यूं लिखूं, फिगर सामने, 10 क्या है, डाउटफुल, बात वही है, जरा मुझे लग रहा है ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर 50 में से 10 डाउटफुल है तो फिर बाकी का 40 फिर क्या है, गुड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 22 के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो ये 22 सारे का सारा क्या है, गुड है। और भाई समझ आ रही है कुछ, और बोलो, गुड है, गुड, ठीक है, सारा 22 गुड, इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं है, सब्सिडरी से कोई शक नहीं है, हमें पैसे सारे आ जाएंगे। जबकि इस 1398 के अंदर क्या ख्याल है, सारे के सारे गुड होंगे भाई, उसने सवाल में बताया था टोटल प्रोविजन है 80, टोटल प्रोविजन कितनी है 80, अगर 10 की प्रोविजन अपनों से क्रिएट की हुई है आपने तो 80 में से बाकी 70 फिर अदर्स की है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने लिखा कितना जी, 70, ये 70 कैसे निकला है पता है ना, 80 माइनस 10 करके, ये क्या है जी, ये भी डाउटफुल, ठीक है। अगर ये डाउटफुल है 1398 में से, तो फिर बाकी ये इधर ना लिख लें, ऐसे करके, ये कैसे निकला है 1300, ये 70 कैसे निकला है 80 माइनस 10 करके, तो बकाया बोलो 128, ये बैलेंसिंग क्या हो गया फिर, गुड। लो जी, आपका नोट तैयार है, नोट की मेन बॉडी तैयार है, क्या ख्याल है, तैयार होगी कि नहीं होगी। हमने क्या लिखना है, हमने रिसीवेबल्स का नोट शुरू करना है, ये उसी मैंने देखो क्लोजिंग को तोड़ा है, ठीक है, तो रिसीवेबल का नोट शुरू करना है, तो उसमें हमने फिर यूं लिख देना है, रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी गुड 40, पीएल जो गुड है वो 22, और अदर्स गुड। उसके बाद डाउटफुल के लिए प्रोविजन बनानी है, तो बताना है 10 अपनों से और बाकी परायों से, ठीक है। तो ठीक है, मैं वैसे तो उसने क्या मांगा हुआ, नहीं बल्कि उसने स्टेट फाइनल पोजीशन मांग ली है, ठीक है। अगर आप कहो कि जी ये हमें कैसे समझ आया, ये तो यहाँ पे आपने निकाल दिया है, असल में ना मैंने प्रोविजन को भी तोड़ लिया था ना बेसिकली, तो वो ज़बानी तोड़ा है ज़रा, लेकिन अगर आप लेजर की शक्ल में ही तोड़वाएं तो वो क्या है जी, कैरी डाउन 80 था, ठीक है। इसी को मैंने तोड़कर यूं लिख दिया था कि अगर 10 जो है वो अपनों से है तो फिर
बैलेंसिंग फिगर यानी 70 जो है वो अदर्स से है, तो ये यहाँ से मैंने लिया था, उसी का ब्रेकअप है। ठीक है, अब सवाल के अंदर आपसे कहा गया है कि बीएल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बना दें एज ऑन 31, क्या है 31 नंबर है, 30 जून है, टाइम नाल 10 देना सी ना, 30 जून 2018। और ये जनाब हेडिंग में लिखा हुआ है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, तो ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स तो करंट एसेट्स में आते हैं, तो करंट एसेट्स में आपने ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स लिखना है। ठीक है जी, और इसके लिए नोट नंबर वो देखना पड़ेगा ना, जैसे कल नोट नंबर 12 बनाया था, ऐसे ही मेरी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनमें बता दो यार, खुद ही बता दो, मैं तो जा ही रहा हूँ, खुद जाओ, हम क्यों बताएं। 14 नोट नंबर 14 हमारा है। ठीक है जी, अच्छा अब ठीक है, नोट नंबर 14 ओपन करेंगे, रुपीज इन मिलियन है, थाउजेंड है, क्या है मिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर ने आना है, बाकी सारा खाता आपका कहाँ होना है, नोट्स में। ठीक है, तो नोट्स यहाँ से शुरू कर देते हैं। बीएल नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2018, नोट नंबर 14 ट्रेड डेट्स लिख दें, ट्रेड एंड रिसीवर्स लिख दें। अच्छा, ऊपर नाम ट्रेड एंड रिसीवर्स लिखा हुआ है तो वही लिखें, असल में नोट में शायद ट्रेड डेट्स लिखा होता। खैर चले, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, सवाल में ही लिखा हुआ है ना वो ट्रायल के अंदर, तो यही लिख दें। अच्छा जी, अब याद होगा आपको, BSZ को याद करें, BSZ लेवल 1 का सवाल था, मैंने कहा था कि तफसील से ये नोट बनाएंगे, याद करो, गुड, सिक्योर्ड गुड, अनसिक्योर्ड गुड और फिर डाउटफुल, ऐसे ही है ना। तो आज हमारे पास गुड और डाउटफुल जो हैं उनमें भी तीन तरह के हैं। 3 तरह के इसलिए कह रहा हूँ कि रिश्तेदारों के नाम बताने पड़ते हैं। तो गुड के अंदर भी हमारे पास SL भी है, PL भी है, एक एसोसिएट है, एक सब्सिडरी और अदर्स भी हैं। ठीक है, और फिर डाउटफुल के अंदर हमारा SL भी है और अदर्स भी हैं। ठीक है, तो कंसिडर्ड गुड और कंसिडर्ड डाउटफुल ऐसे ही तोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने हेडिंग दी कंसिडर्ड गुड। अब ये देखो, ये आपका नोट बना हुआ है, अगर आप मुझसे पूछें कि नोट कहाँ पे है इस तस्वीर में, तो मैं ये कहूँगा कि नोट यहाँ पे है। अब ठीक है, बात समझ आ रही है, ये 12। ठीक है, अब ये नोट है आपका, ये इसी को वहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर देना है हमने जी। 22 था, सॉरी। ठीक है, ये मैं लिखने लगा हूँ कंसिडर्ड गुड। कंसिडर्ड किसी भी तरह से लिख सकते हो, डिस्क्लोजर देना है तो एक तरीका आपको इसलिए बता दिया जाता है कि यार जब आ जाए डेटा तो ऐसे कर लेना मैनेज, किसी भी तरह से कर सकते हो आप। उसने तो कहा है, अभी कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो उसने ये थोड़ा ही कहा है कि जरा मुझे यूं हेडिंग बना के ये अलग कर दो, वो तो हमने एक तरीके से किया था, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि डेटा जैसा भी आया मैं मैनेज करना आता हो। ठीक है, अब कंसिडर्ड गुड में बताओ जी कौन सा गुड है। सबसे पहले SL कौन है हमारा,
एसोसिएट है, ठीक है। कितना है जी इससे? 40। उसके बाद पीएल है, ये सब्सिडरी 22। तो ये ऊपर गुड लिख दिया, दोबारा गुड लिखने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं है, ऊपर लिख जो दिया है, ठीक। उसके बाद अदर्स आ गए। अदर्स कितने गुड हैं? 1328। अच्छा, अगर थोड़ी सी कंजूसी कर लें तो शायद इधर जगह बन जाए, वरना वैसे यहाँ जगह है तो सही, लेकिन मेरा दिल था ज़रा ऐसे करके आ जाए। तो 40 22 और ऊपर रुपीज़ इन लिख लेना, वो ठीक है ना, रुपीज़ इन मिलियन। अच्छा, अब जी अगली चीज़ क्या है जी? डाउटफुल। डाउटफुल सवाल से देखना है, आपकी मर्जी है, पर वर्किंग हो चुकी है तो वर्किंग में भी आप ले सकते हैं, वर्किंग में से भी ले सकते हैं। तो अगली हेडिंग प्रॉपर हो जाए भाई, कंसिडर्ड डाउटफुल, बैड नहीं, कंसिडर्ड डाउटफुल। अब एसएल वाले जो कि एसोसिएट है, डाउटफुल कितने हैं? 10, और अदर्स हैं बाकी, वो अदर्स के साथ लिखने की जरूरत नहीं किससे है, वो तो बहुत सारे लोग होंगे, इधर बहुत सारे लोग होंगे जी। कितना? 70। अब ये ग्रैंड टोटल क्या बना? 1328, सॉरी जी, ग्रैंड टोटल क्या बना? 1414। याद है इसके साथ लिखा था ट्रायल, तो ये आ गया ट्रायल, ये ट्रायल। अब डाउटफुल भी अलग से बता दिए। अब यहाँ पे अगले स्टेप में सिर्फ क्या करते थे हम? लेस कर देते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो सवाल में गिवन है फिलहाल वही लिख दो, 80 ऊपर तोड़ के लिख तो दिया है, और यहाँ पे क्या आ गया? 1390। ये है जनाब आपके फेस पे जाने वाले नेट डेटर, जिन ट्रायल से उठा लेते थे बचपन में आप जिसको, ये वो फिगर है 1390। ले आए इधर। हाँ जी, अभी तक हमने नोट तो वही बनाया जो BSZ में बनाया था, बल्कि इधर ही ले आए दोबारा, हमने BSZ वाला ही नोट बनाया है। फ़र्क सिर्फ ये आ गया है कि हमने अपने रिश्तेदारों वाले को नाम से ज़रा बताया, 1390 नाम से बताया, बस ये फ़र्क आया थोड़ा। सही है? ये डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर है, PLSL सब्सिडरी एसोसिएट, नेम बताया उसका, उसके साथ अपना रिश्ता बताया, डाउटफुल के अंदर भी जो है उसके भी बारे में बताया, और प्रोविजन से लेस करके शो कर दिया। अब कंपनीज एक्ट कहता है कोई बैड डेट्स इस पीरियड में राइट ऑफ भी किए हैं? हमने कहा हाँ 35 मिलियन के राइट ऑफ किए हैं। उनमें कोई रिश्तेदारों वाले तो नहीं है? हैं जी, हैं। बताओ, पढ़ो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जी। बैड डेट्स ऑफ 35 मिलियन वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। These include an amount of 85 million receivable from bad debt written off during the year include an amount of 8 million receivable from SL। डिस्क्लोजर, दो डिस्क्लोजर। तो ये SL वाले में से आपने, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर फिलहाल नोट नंबर 14.1, ये अंग्रेजी में लिख के बताओ क्या जी? बैड डेट टोटल कितने हैं उनको छोड़ो, वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो कहीं और डिस्क्लोज होंगे, रेकन्सिलिएशन की वो प्रोविजन की मूवमेंट में आ जाएंगे, नहीं होगे तो कहीं और जहां भी जाने जाएंगे भाई, हमें इससे क्या, ठीक है। रिश्तेदारों वाले बताने, तो बैड डेट्स
written off during the year includes rupees 8 million receivable from SL, receivable from SL। अब वहां जाएंगे तो ये सारी बातें लिखी हुई होंगी, डिस्क्लोज करनी हमें आती हैं। अच्छा जी, देखें, मैंने अदनान को उधार दिया, ठीक है, और मैंने इसको कहा कि तुमने इसको 3 माह में वापस कर देना है, ठीक है। ये जनाब मैंने इसको 1 अगस्त को, अभी अगस्त आया ही नहीं, 1 जून 2025 को ये मैंने इसको लोन दिया, ठीक है। तो जुलाई गुजरा, अभी तक तो जून गुजरा है, जुलाई गुजरा है, गुजर रहा है बल्कि, और अभी अगस्त नहीं आया, ठीक है। तो क्या ये ओवर ड्यू हो गया? क्या ये ओवर ड्यू हो गया? तो इसके ऊपर तो कभी भी शक नहीं ना करना, ये डेटर तो इंशाल्लाह आ जाएंगे, अभी तो उसका गिवन टाइम जो हमने दिया हुआ था वही पूरा नहीं हुआ, तो ये तो अभी ओवर ड्यू नहीं हुआ। अच्छा, मिसाल के तौर पे जो उधार मैंने, क्या नाम है आपका, कामरान को दिया, वो उधार मैंने दिया था 1 मई पे। अब मई गुजर गया, जून भी गुजर गया, लेकिन अभी जुलाई इसका भी नहीं गुजरा, तो क्या ये ओवर ड्यू हो गया? नहीं। अच्छा, मैंने DI खान वाले को 1 अप्रैल को लोन दिया था, ठीक है। अब अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया और जून भी गुजर गया, कौन सा महीना चल रहा है? तो ये क्या हो गया? पास्ट ड्यू। क्या हो गया? ये पास्ट ड्यू। क्या डाउटफुल हो गया? क्या डाउटफुल हो गया? नहीं बेटा, तुम अपने ऊपर ही शक करी जा रहे हो भाई। सिर्फ थोड़ा सा लेट हो जाना पेमेंट का, 3 महीने में इसने पैसे देने थे, 3 से 4 पे चला गया, 5 पे चला गया, कोई नहीं, कभी कभार चल जाता है, इसमें कोई शक नहीं होता। फोन करके मुझे क्या देगा कि जी ऐसा मामला हुआ है, थोड़ा सा ये कुछ खर्चे ऐसे आ गए तो महीने 2 तक पेमेंट कर दूंगा। ट्रेडिंग एक्टिविटी हमारी रूटीन में चलती है, कोई बात नहीं। पास्ट ड्यू, ओवर ड्यू हो गया, डाउटफुल नहीं हुआ, ठीक है। तो वो डेट जो मैंने DI खान वाले को 1 अप्रैल को दिया था, 3 महीने के अंदर उसने पैसे देने थे, इस वक्त ये डेट क्या हो गया है? इस वक्त मैं इस वक्त खड़ा हूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये 31 जुलाई 2000, अप्रैल गया, मई गया, जून 30 जून पर ये क्या हो गया? इसकी ड्यू डेट आ गई। क्या आ गई जी? इसकी ड्यू डेट। ये इस दिन क्या हो गया जी? इसकी ड्यू डेट है, ड्यू डेट। जब ये ड्यू डेट पास हो गई, और लेट्स से मैं इस वक्त खड़ा हूं 31 जुलाई पे, तो 31 जुलाई पे इसको बैड नहीं कह देना, हाँ, इसको हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये पास्ट ड्यू है, पास्ट ड्यू, या इसको प्यार से आप ओवर ड्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, ओवर ड्यू हो गया। लेकिन ये इतनी बुरी बात नहीं है कि आप इसको डाउटफुल कह दें, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे ही ये मिसाल के तौर पे 30 सितंबर आया, तो 30 सितंबर पे भी ये ओवर ड्यू ही है। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं इसकी प्रोविजन क्रिएट कर लूं, लेकिन मुझे, क्या नाम है तुम्हारा, उमर ने बताया कि सर जी उसके ना कोई हालात इतने अच्छे नहीं है, तो उसको ना कारोबार 2-3 उसने किए तो उसके अंदर नुकसान आ गया, तो शायद सारे पैसे वो दे ना सके। अब क्या हुआ? डाउट क्रिएट। अभी भी उसने नहीं कहा, कोर्ट ने ही इसको बैंकरप्ट किया, मुल्क छोड़ के नहीं भागा, खुद नहीं माना, हालात इससे भी नहीं खराब हुए, लेकिन शक पैदा हो गया, ठीक है। तो जब 25 सितंबर पर मुझे उमर ने बताया, उमर टोल्ड
कि उसके हालात माड़े हो रहे हैं, तो फिर ये डाउटफुल डेट बन गया। ठीक है, ये कब हुआ, ये कब होता है, ये कब होता है, जब जस्ट ड्यू डेट पास हो जाए। ठीक है, ड्यू डेट पास तो ओवर ड्यू बन गया। और ये क्या है, उमर टोल्ड अस, हालात गड़बड़ हैं। ठीक है, और मिसाल के तौर पे कुछ दिन और गुजरे, मतलब अगले ही कुछ दिन बाद, मिसाल के तौर पे 10 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा कि जी ये बैंकरप्ट हो गया है। ठीक है जी, तो इसके पास कोई ना जाए, इसके पल्ले कुछ नहीं है, तो अब इसको क्या कह देंगे हम, बैड डेट रिटर्न ऑफ, इसको राइट ऑफ कर देंगे हम। कुल्लू वल्ला पढ़ लेंगे अब इस कर्जे पे कि ये तो अब वापस नहीं आने। ठीक है, अब ये 3 कैटेगरीज हैं। सबसे शदीद बात गया, कम शदीद बात शक है कि चला जाए, और बहुत ही कम, शक भी नहीं है बल्कि बहुत ही कम लेवल की बात क्या है, अभी कोई शक शुक नहीं है, लेकिन ड्यू डेट जरूर पास हो गई है। ठीक है, ड्यू डेट जरूर पास हो चुकी है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपके किसी रिश्तेदार से आने वाले पैसे जो हैं, ठीक है, उनकी ड्यू डेट गुजर गई है, बाकी सब लोगों के नहीं ड्यू डेटें गुजार के हमें वो शो करते रहते हैं, वो तो एजिंग वगैरह ऑडिटर बनवाता है और चेक कर लेता है, वो अलग बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन अगर किसी रिश्तेदार का डेट ओवर ड्यू हो गया है, तो कंपनीज एक्ट कहता है उसके बारे में बता दो। अब सवाल में बताएगा तो ले लेंगे, नहीं बताएगा तो नहीं लेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 में कहता है रिसीवेबल फ्रॉम पीएल इंक्लूड्स 5 मिलियन, यानी पीएल का जो रिसीवेबल है टोटल 22 मिलियन, इसमें 5 मिलियन ऐसा है जो कि पास ड्यू है फॉर मोर देन 6 मंथ्स बट लेस देन 1 ईयर। तो इसकी एक छोटी सी रेकंसिलिएशन हमें बनानी पड़ेगी ओवर ड्यू डेट्स की। ठीक है, तो ओवर ड्यू डेट्स ना बना लें, नोट नंबर 14.2 ओवर ड्यू डेट्स। अच्छा, अब ओवर ड्यू डेट्स का तरीका क्या है, उसको यूं लिखना है आपने, ये एजिंग बना, इसको एजिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो यूं भी कह सकते हैं आप, यूं भी हो सकता था, वो कहता 0 to 6 months, फिर 6 months to 1 year, फिर 1 year to 2 years, ऐसे भी हो सकता है, 0 to 1 year, 1 year to 2 year, तो किसी भी तरह से हो सकता है जैसे डेटा गिवन हो। तो उसने क्या बोला हमें, उसने ये बोला है कि रिसीवेबल जो है, पीएल का जो रिसीवेबल है वो ड्यू है मोर देन 6 months लेकिन लेस देन 1 ईयर। तो ऐसे ही लिख दो, मोर देन 6 months, मोर देन 6 months बट लेस देन 1 ईयर। बस ये हेडिंग बन गई। और इस अब किसी भी तरह से मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ना वो की पर्चे के अंदर वो यूं कह दे कि जी एसएल के डेटर्स में ओवर ड्यू पड़ा है 5 मिलियन 6 महीने से 1 साल, और 3 मिलियन लेट से 1 साल से ऊपर लेकिन 1.5 साल से नीचे, तो फिर ये ना आप फंसे बैठे हों। वरना यही वाले डिस्क्लोजर आप ऐसे भी अंग्रेजी में लिख कर दे सकते थे, किसी ने आपको कहना कुछ नहीं है। मैंने इसलिए यही कर दिया कि इसमें तो चलो यही आना है, कभी भी ऐसा और कुछ नहीं आता, लेकिन इसमें हो सकता है कि वो एक की बजाय 2 या 3 कॉलम्स बनवा ले आपसे। वो यूं कह दे एसएल का जो रिसीवेबल है उसके अंदर 10 मिलियन है जिसका ब्रेकअप यूं है, उसमें से 3 मिलियन 6 माह से ओवर ड्यू है लेकिन 1 साल से कम है, बाकी का 4 मिलियन ऐसा है जो 6 माह से ज्यादा है, ये साल से ज्यादा है लेकिन 1.5 साल से कम है, और फिर जो बकाया है वो 1.5 साल से ज्यादा है लेकिन 2 साल से कम है। अब 3 कॉलम बना लेना और ऐसे लिख लेना, इसलिए ये तरीका बताया। ठीक है, तो अब बस नाम लिख दो, क्या कहता है जी, पीएल कितना 5, तो पीएल है कौन, सब्सिडरी, तो यहां पे आकर लिख देंगे हम कि पीएल जो कि हमारी सब्सिडरी है उससे ये रिसीवेबल है। ठीक है, जो मोर देन 6 months है लेकिन लेस देन अभी 6 years है, कितना 5 मिलियन, ऊपर रुपीज इन मिलियन आपने लिखा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर नहीं लिखा हुआ तो यहां लिख लो, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह माफ करे। ये लो,
अच्छा बच्चों, एक मिनट बस ये मैं नोट लिख लूं पूरा। अगली बात, जैसे आपने लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस दिए थे अपने एसोसिएट को या रिलेटेड पार्टीज को, तो मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बताई थी। अच्छा, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट नहीं बताते डायरेक्टर के केस में, क्योंकि उसका तो वैसे ही रेकन्सिलिएशन बना देते हैं ना आप। लेकिन जो रिलेटेड पार्टी और एसोसिएट को आपने लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस दिए थे, तो उनके बारे में क्या कहा था कंपनीज एक्ट ने? मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बताओ जो पिछले एक साल में किसी भी वक्त आउटस्टैंडिंग रही, किसी एक मंथ एंड के हिसाब से कहता है। हर मंथ के एंड पर बैलेंस देखो, और पूरे साल में जिस मंथ एंड का बैलेंस सबसे ज्यादा है वो बैलेंस शीट में तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि बैलेंस शीट में तो एज ऑन 31 जून आना है। लेकिन पिछले पूरे साल में जो भी कोई एक महीने में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिसीवेबल का बैलेंस किसी वक्त रहा है वो भी डिस्क्लोज करना है। तो जैसे नॉन करंट के लिए वो कहता है, वैसे ही यहां पर करंट के लिए भी कहता है। अब डेटा होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। पढ़ो। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ एनी मंथ फ्रॉम स्ट्रॉबेरी एंड पियर अमाउंटेड टू 60 एंड 30 मिलियन। तो बस इसको ऐसे ही लिख दें, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी ईयर एंड फ्रॉम एसएल एंड पीएल। एसएल पीएल लिख सकते हैं क्योंकि उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फ्रॉम एसएल एंड पीएल अमाउंटेड टू 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। तो नोट नंबर 14.3 आ गया। क्या लिखेंगे जी? मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट जी आउटस्टैंडिंग एट, ये भी तो लिखना है ना, आउटस्टैंडिंग एट एनी मंथ एंड एट एंड ऑफ एनी मंथ। कॉपी पेस्ट ही बेहतर है ना। एट एंड ऑफ एनी मंथ अमाउंटेड टू रुपीज 60 million and 30 million, rupees 60 million and rupees 30 million respectively। अदब के साथ। अच्छा, वो रिस्पेक्टेडली होता है। लो जी, पैलेट बदल गया। लो जी, सवाल खत्म। अब एक मिनट अब एक मसला जहनों में शायद अब तक उठ चुका हो, वरना मैं इसको उठाता हूँ। वो मसला क्या है? बीएसएड वाले सवाल के अंदर, एक मिनट, ये 40 के बारे में कोई बात है? हाँ, ये है ना, 40 के बारे में है ना। बैड रिटर्न ऑफ में एसएल वाले भी पढ़े हैं। यहाँ पे हमने आकर लिखा 14.1, जरा रेफर कर देना। अच्छा, उसके बाद इसमें पीएल के बारे में आ रहा है 14.2, और इसमें दोनों के बारे में ही आ रहा है 14.3। इधर भी रेफर हो रहा है और इधर भी हो रहा है। जरा गंद पड़ गया, लेकिन माफ कर देना, ये अदर्स के आगे आ गया। उफ, इसको यूं कर लें, ये सब्सिडरी है, ठीक है, सब्सिडरी 14.2 और 14.3, ठीक है, ये रेफर भी कर दिया। अच्छा, सवाल क्या पैदा होता है? अब पैदा हुआ सवाल या अभी भी नहीं हुआ? कोई तो सवाल पैदा होना चाहिए था, बोलो, और कुछ तो बोलो। वो तुम लोगों को कुछ नहीं याद आ रहा। और BSZ कुछ उसमें एक्स्ट्रा किया हो जो यहाँ ना किया हो। प्रोविजन की मूवमेंट भी बनाई थी हमने। ओपनिंग बैड एक्सपेंस ऐड किया था, रिटर्न ऑफ लेस किया था, और क्लोजिंग निकाला था, और वो क्लोजिंग इस 80 के साथ मैच हो गया था। आज ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पे मैंने स्टार लगाया और यहाँ पे स्टार लगाकर लिखा। देखो, इधर देखो, मेरी बात सुनो। आप कहोगे बैड रिटर्न ऑफ गिवन तो है 35 मिलियन, ठीक है, तो 35 मिलियन लिखे ना इधर। ऐसे ही किया था ना उस दिन भी आपने, ये ऐसे किया था ना, ऐसे 35 प्रोविजन में डेबिट, और वो ऊपर पड़ा डेटर, और डेटर में से ये क्रेडिट। ये बैड रिटर्न ऑफ ऐसे ही किया था ना, तो आज भी कर लो। क्या मसला है? मसला है ना। मसला ये है कि उस सवाल के अंदर शायद हमें एक्सपेंस गिवन था,
तो हमने बैलेंसिंग ओपनिंग निकाल लिया था, ऐसे ही है। और बोलो ओपनिंग होता तो बैलेंसिंग एक्सपेंस निकाल लेते। ये दो चीजें मिस होने की वजह से हम ये मूवमेंट नहीं बना सके, वरना बिल्कुल बनानी थी हमने, लाजमी बनाते हम। ठीक है, तो ये स्टार लगा लिया आपने इधर, ये स्टार यहां पे लगा लें और अब से लिख लें कि इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से मूवमेंट इन प्रोविजन का डिस्क्लोजर नहीं बन सका। और ये स्टार यहां लगा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि दो चीजें मिसिंग हैं आज, ओपनिंग भी और एक्सपेंस भी। उस सवाल में क्या था, क्लोजिंग भी था, रिटर्न ऑफ भी था, एक्सपेंस भी था, ओपनिंग बैलेंसिंग निकाल लिया था। ठीक है ना, तो क्या लिखा हमने, इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से मूवमेंट प्रोविजन की मूवमेंट का सब नोट नहीं बन सका। यहाँ पे पार्ट 2 शुरू कर लें। पार्ट 2 शुरू करना है ना अभी हमने।